नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल आप लोगों को सब्जेक्ट का वीडियो मिला था जो कि इकाई 10 हम लोग कर रहे हैं वहाँ पर, और आज अब प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो आपको मिल रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र में लोक विकास और पर्यावरण की यूनिट आपकी चल रही है। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें। इससे पहले के वीडियो में लोक विकास और पर्यावरण भाग 5 में हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात की थी, जैव विविधता की बात की थी और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की बात की थी। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण। इससे संबंधित आपने देखा है पिछले 1-2 वर्षों में जरूर प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण से, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग जितने भी प्रदूषण हैं उन सारे प्रदूषणों की बात करेंगे और प्रदूषण से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा गया है। तो लोक विकास और पर्यावरण भाग 6 में आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अवनयन में वायु प्रदूषण की बात करेंगे। पहले तो प्रदूषण की बात करेंगे, फिर उसमें प्रदूषक की बात करेंगे, वायु प्रदूषण की बात करेंगे। फिर जो अगला वीडियो होगा लोक विकास और पर्यावरण भाग 6 वो भाग 7 वो भी आज ही आप लोगों को मिलेगा, आज ही मिलेगा। और उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बाद उसमें आपका करा देंगे जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण के बाद में लोक विकास और पर्यावरण भाग 7 होगा जिसमें हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे और आज ही वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण। इससे पहले जो हमारे नए मेंबर्स हैं जैसे दीपिका, रवि, रियाज, हेमा, क्षमता, विनोद, शकुंतला, इनमें से कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस सबमिट हो गई है, और कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ है वो आज शाम तक फीस सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करवा लें और लगातार अपनी पढ़ाई आप शुरू करें। अगर आप भी नए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सब्जेक्ट और प्रथम प्रश्न पत्र में या केवल प्रथम प्रश्न पत्र में, जैसा भी आपको है, या केवल पीडीएफ चाहिए, तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण। पहली चीज़, पर्यावरण है क्या, इसके बारे में चीज़ों को समझना है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जनसाधारण के लिए पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण दोनों समानार्थी शब्द हैं, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी से होता है, लेकिन इनके कारकों और प्रभाव क्षेत्र और मापक के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण में अंतर है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन और पोल्यूशन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, उस अंतर को आइए समझते हैं। मनुष्यों के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, जबकि मानव कार्यों और प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी तथा अवनयन पर्यावरण अवनयन कहलाता है। यानी पोल्यूशन हम ऐसे कहेंगे कि मनुष्य के कार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर, किसी भी स्थानीय स्तर पर अगर पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी हो रही है तो कहा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण है। जैसे मान लिया आप अपने घर में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और इतना तेज बजा रहे हैं कि आस पड़ोस के लोगों में पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो कहेंगे ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन अगर आकाशीय बिजली है और खूब तेज तेज से आवाज़ हो रही है, या जेट वायुयान है जिससे बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही है, तो उससे क्या होगा, किसी विशेष क्षेत्र में या बहुत बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो वहाँ पर यह कहा जाएगा यहाँ पर पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में होगा। तो जब विश्व स्तर पर हो या प्रादेशिक स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो तो वहाँ कहा जाएगा पर्यावरण अवनयन। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट कहा जाता है, और इन पोल्यूटेंट को
हम 4 भागों में विभाजित कर इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे 4 भाग कौन कौन से होंगे, तो देखिए डायग्राम के माध्यम से आप समझें। इसे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर अलग किया जा सकता है, स्वरूप के आधार पर अलग किया जा सकता है, अवस्था के आधार पर अलग किया जा सकता है और विस्तारण प्रकृति के आधार पर अलग किया जा सकता है। अब पोल्यूटेंट में उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक प्रदूषक होता है, नेचुरल पोल्यूटेंट होता है, और दूसरा मानव जनित प्रदूषक होता है, मैनमेड पोल्यूटेंट। अगर प्राकृतिक प्रदूषक की बात करें तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, भूकंप हुआ, या जैविक पदार्थों के सड़ने से जो निकलने वाली गैस है, या जंगल में आग लग गई, वनाग्नि जिसे कहते हैं आप, तो जंगल में लगने वाली आग से निकलने वाली गैस, तो ये सब हो जाएंगे आपके प्राकृतिक प्रदूषक। जो हमारे नए मेंबर्स हैं ध्यान दें, जैसे दीपिका, रवि, रियाज, हेमा, क्षमता, विनोद, शकुंतला, ये लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि जो चीज़ें अलग से लिखाई जा रही हैं, जो अलग से बताई जा रही हैं, उन्हें भी आप ज़रूर लिखते चलें। जो पुराने मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहेंगे, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मानव जनित प्रदूषक। जैसे गैसें हैं, धूम है, ऊष्मा है, कणिकीय पदार्थ हैं, ये सब मानव जनित, मानव द्वारा जो किया गया वो मानव जनित प्रदूषक है। अब अगर हम स्वरूप के आधार पर बात करें तो स्वरूप के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं प्रदूषक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें तो वह प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। यानी ऐसे पोल्यूटेंट जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे DDT है, जैसे CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक के अलावा आप अमोनिया भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, और एक बार शायद पूछा भी गया है। प्राथमिक प्रदूषक में आप लिख लें, जितना यहाँ पर लिखा है PDF में ये तो आपके पास हो ही जाएगा, इसके अलावा जो चीज़ें लिखाई जा रही हैं उन्हें लिख लें। प्राथमिक प्रदूषक में और लिख लीजिए, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर, कणिकीय पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की हम लोग बात करें तो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से जो उत्पन्न होते हैं प्रदूषक उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। यानी जैसे अगर सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड या कोई ऐसी गैस वातावरण में उपस्थित अन्य किसी गैस के साथ या किसी वस्तु के साथ क्रिया करके एक दूसरा पदार्थ बना देता है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक जो होते हैं उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपका अमोनिया है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आपका ओजोन भी है। ओजोन को O3 लिखा जाता है, या इसके अलावा पैन, ये पैन कार्ड वाला पैन नहीं है, ध्यान रखिएगा, पैन यानी पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, पर ऑक्सी लिख लीजिए। पैन का पूरा नाम हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, PAN, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, पैन। इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा।
तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है या निम्न में से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो चाहे प्राथमिक प्रदूषक की बात करें, चाहे सेकेंडरी प्रदूषक की बात करें, द्वितीयक प्रदूषक की बात करें, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर प्रदूषक, अवस्था के आधार पर अगर प्रदूषकों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठोस कणिकीय पॉल्यूटेंट यानी सॉलिड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, लिक्विड पॉल्यूटेंट एंड गैसियस पॉल्यूटेंट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस। अब अगर ठोस की बात करें तो जैसे एरोसोल। अब एरोसोल क्या है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि एरोसोल क्या है। एरोसोल धूल के कण, औद्योगिक अपशिष्ट, एक बार प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक अपशिष्ट भी पूछा गया था, ध्यान रखना, औद्योगिक अपशिष्ट है। अब इस औद्योगिक अपशिष्ट में शीशा भी आएगा, पारा भी आएगा, एस्बेस्टस भी आएगा, बहुत सारे मटेरियल आएंगे। तो औद्योगिक अपशिष्ट भी ठोस कणिकीय प्रदूषक है। साथ ही साथ सिलिका भी ठोस कणिकीय प्रदूषक के तहत आएगा। अब अगर तरल प्रदूषक की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका यूरिया आएगा, अमोनिया आएगा, नाइट्रेट आएगा। इसके अलावा ऑयल आ जाएंगे इसमें, ऑयल स्लिक्स। और इसके बाद अगर गैसीय प्रदूषक की बात करें तो गैसीय प्रदूषक में आप देखेंगे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी आपकी किसमें, तो गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत। अब इसके बाद अगर हम लोग निस्तारण प्रकृति के आधार पर देखें, बायोडिग्रेडेबल, यह प्रश्न पूछा गया था आपका 2019 में, ध्यान रखना। बायोडिग्रेडेबल कौन है और कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी जैव निम्नीकरणीय कौन है और जैव निम्नीकरणीय कौन नहीं है, किसका निस्तारण किया जा सकता है या किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर प्रश्न पूछा गया था। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो सूक्ष्म जीव द्वारा जो अपघटन हो जाता है, जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। जैसे घरेलू कचरा है, आप डाल देते हैं तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। घरेलू कचरा सड़ जाता है। मलमूत्र, इसका भी निम्नीकरण हो जाता है, सीवेज का भी निम्नीकरण हो जाता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं हो पाता, निस्तारण नहीं हो पाता, उन्हें हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ या प्रदूषक। जैसे आप देखेंगे प्लास्टिक जो नहीं सड़ता है, जैसे भारी धातुएं, शीशा, DDT, रेडियो एक्टिव तत्व, ये ऐसे तत्व हैं या ऐसे पदार्थ हैं जिनका निस्तारण सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं हो सकता है और इन्हें कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अब इसके बाद प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, आइए प्रदूषण के प्रकार पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रदूषण का जो वर्गीकरण है वो कुछ किताबों में अलग मिलेगा, कुछ किताबों में अलग मिलेगा। तो भिन्न भिन्न किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि किसी में 2 प्रकार, किसी में 4 प्रकार, किसी में 5 प्रकार, किसी में 8 प्रकार बताए गए। इसका कोई निर्धारित नहीं है। आप अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे कई भागों में विभाजित कर, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर आप अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे 12 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से आप देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में ये सभी मिल जाएंगे। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोल्यूशन, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण यानी सॉलिड वेस्ट, ताप प्रदूषण, ई अपशिष्ट प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव प्रदूषण और जैव उपचार प्रदूषण। तो इस तरीके से 12 भागों में विभाजित किया गया। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण है आज शुरू करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे हम लोग वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है वायु प्रदूषण?
इसके बारे में जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल जो है वो क्या है? पृथ्वी का कवच है, भूतल की समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं का कारण है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। जैसे कई बार साधारण प्रश्न पूछ लिया था, नाइट्रोजन कितना है? तो 78%, लगभग 78%। ऑक्सीजन लगभग 21%, यानी 20.95%, मतलब लगभग 21%। ऑर्गन 0.93%, CO2 0.03%। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन आदि निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में, यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं गैसों की निश्चित मात्रा जो आप देख रहे हैं, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से गैसों की ये जो निश्चित मात्रा है, निश्चित मात्रा और अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, या वायु में इन गैसों के अलावा कुछ और विषाक्त गैसें या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं, तो कहा जाता है कि वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण को हम लोग इस प्रकार दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत के आधार पर कैसे होगा, और दूसरा मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें तो प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स में आप देखेंगे वनाग्नि से, यानी जंगलों में लगने वाली आग से, ये प्राकृतिक स्रोत है। हम लोग प्राकृतिक स्रोत की बात करें कि प्राकृतिक स्रोत से वायु प्रदूषण कैसे होता है और किन प्राकृतिक स्रोत से कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जंगल में लगने वाली आग से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, राख और बहुत सारे कण निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। वहीं ज्वालामुखी उद्गार से अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकलती हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित कर देती हैं। वहीं पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाओं से भी हम देख रहे हैं कि अमोनिया निकल रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। वहीं वायुमंडलीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा अम्ल निकलता है और महासागरीय जीव जंतुओं से मिथाइल क्लोराइड निकलकर वातावरण में प्रसारित होता है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। साथ ही साथ जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जिससे वातावरण प्रभावित हो जाता है। अब अगर हम लोग मानव जनित स्रोत की बात करें तो मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों को हम ऐसे तीन भागों में कह सकते हैं उसको। एक तो गैसें व धूम्र निकलना, ऊष्मा का निकलना, कणकीय पदार्थ। अगर गैस और धूम्र की बात करें तो मानव द्वारा लकड़ी का जलाया जाना, कोयले का जलाया जाना, उपले का जलाया जाना या पेट्रोलियम पदार्थों का जलाया जाना, इनसे निकलने वाले गैस और धुएं से आपका वायु प्रदूषित हो जाता है। जैसे दिल्ली के आसपास आप देखेंगे हमेशा इस पे पराली जलाना, उस पर किसानों को मना किया जाता है, उस पर उसको प्रतिबंधित किया जाता है, इसलिए कि इससे बहुत सारे धुएं और गैसें निकलती हैं, जिससे हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है। और अक्सर ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, गाजियाबाद के क्षेत्रों में बहुत देखा जाता है, तो उस पर भी रोक लगाया गया। तो ये होगा आपका मानव जनित स्रोत। वहीं अगर कणकीय पदार्थ की हम लोग बात करें, ऊष्मा की पहले बात कर लें, अगर ऊष्मा की बात करें तो इस वातावरण में जीवधारियों के श्वसन से और ईंधन को जलाने से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होकर वायुमंडल में चली जाती है, जिससे हमारा वायुमंडल या वायु प्रदूषित हो जाता है।
वहीं कणिकीय पदार्थ की अगर बात करें तो लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से कणिकीय पदार्थ भी उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। तो ये सब हो जाएंगे आपके मानव जनित स्रोत। वायु प्रदूषण को उनकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे गैसीय वायु प्रदूषक और कणिकीय वायु प्रदूषक। और ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गैसीय वायु प्रदूषक की हम लोग बात करें तो गैसीय वायु प्रदूषक में आप देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल, कोयला, इन सब के जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं केवल जीवाश्म को अगर अपूर्ण उनका दहन किया जाए, अधजला जिसको आप बोलते हैं, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। एरोसोल कैन और रेफ्रिजरेशन से क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है। CFC, कई बार CFC का भी पूरा नाम पूछ लिया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ ही साथ गंधक युक्त जीवाश्म जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड निकलती हैं। आप लिख लीजिए, अलग से इस चीज़ को लिख लें, इसीलिए मैंने कहा था जो नए मेंबर्स हैं कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। लिखिए, गंधक युक्त जीवाश्म जलाने से, गंधक युक्त जीवाश्म जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आदि यौगिक बनते हैं। वहीं जो सुपरसोनिक जेट विमान है यानी ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान, इनके ईंधनों के दहन और रासायनिक उर्वरकों के निस्तरित करने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है आदि गैसें निकलती हैं, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इतना ही नहीं, जो रंगरेज जिसको आप बोलते हैं, जो कपड़ों को रंगते हैं, कपड़ों की ब्लीचिंग करते हैं, तो सूती कपड़ों के विरंचन या ब्लीचिंग से क्लोरीन विसर्जित होती है और ये क्लोरीन भी हमारे वायु प्रदूषण को प्रदूषित करती है। साथ ही साथ ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन से एल्डिहाइड निकलता है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों ध्यान रखना। वहीं धान के खेत, दलदली भूमि, जुगाली करने वाले जानवर और दीमक की विम से मीथेन गैस निकलती है, जिससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। अब यहाँ पर आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस निकलने के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक स्रोत 4 हो गए, धान के खेत, दलदली भूमि, जुगाली करने वाले जानवर और दीमक की बीम। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं कणिकीय वायु प्रदूषक की। कणिकीय वायु प्रदूषक की अगर बात करें, यहाँ प्रदूषक होगा, प्रदूषण हो गया, सही कर लीजिएगा। पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट, इसमें एरोसोल। अब एरोसोल क्या है, चलिए मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझा देता हूँ। मान लिया कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सुबह सुबह यानी 6-7 बजे के आसपास, या 6 बजे नहीं, मतलब 7, 8, 9 बजे के आसपास, जब सूरज की रोशनी किसी छिद्र के द्वारा आपके कमरे या अंधेरी जगह पर पहुंचती है, तो आप उस अंधकार वाली जगह में अगर रहें या खड़े हों तो आप देखेंगे कि सूरज की एक पूरी किरण पुंज आपको दिखाई दे रही है, उसमें छोटे छोटे धूल के कण उड़ रहे होते हैं। ऐसे नग्न आँखों से आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब सूर्य की किरणें वहाँ पर आती हैं तो उन पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं आपको।
और वही होते हैं एरोसोल, जिन्हें आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, तो आपको दिखाई देता है अंधकार में। अंधकार में खड़े रहेंगे और वो सूर्य की जो बीम आती है आपके अंधेरे कमरे में, अंधेरी जगह पर, जब सूरज की रोशनी सीधे आती है तो आपको दिखाई पड़ेगा। वही है एरोसोल। यह एक कोलाइडी कण है जो हवा में तरल या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब अगर आप कूलर चला रहे हैं अपने कमरे में, तो कूलर से भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में छोटे छोटे वाटर वेपर्स आप देखेंगे कि तैर रहे होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो वहाँ पर अगर सूर्य की किरणें वहाँ पर भी आए तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो यह एरोसोल एक कोलाइडी कण है जो हवा में तरल या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका आकार 1 से 10 माइक्रोन तक होता है। अब कालिख और धूम्र की अगर बात करें तो कालिख और धूम्र का आकार एरोसोल से छोटा होता है, एरोसोल से छोटा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर बात कालिख की करें तो शायद ही जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा, पहले घर में माताएं काजल बनाती थीं। काजल कैसे बनाती थीं? कालिख से ही बनाती थी। दीप जलाकर रख देती थी, ऊपर से कोई पॉट रख देती थी जिसमें कालिख लग जाती थी। और कालिख के जो पार्टिकल होते हैं, आप खुद सोचिए, 1 से 10 माइक्रोन तक तो एरोसोल होते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि कालिख के जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो एरोसोल से छोटे होते हैं, यानी 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। तभी तो आँखों में आप काजल का इस्तेमाल जो कर रहे होते हैं, अगर वो 1 माइक्रोन से छोटे ना होते तो आपके आँखों में काजल लगाने पर चुभन होती, उगड़ते आपके आँख में। तो कालिख के आप पार्टिकल नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर एरोसोल से छोटे होते हैं कालिख और धूम्र के पार्टिकल। अब आइए बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट मैटर पीएम की, यानी जिसे आप धूल कहते हैं। इनका आकार एरोसोल से बड़ा होता है। आंधी आती है, आप देखते हैं धूल के कण आपको दिखाई दे रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। रोड पे आप जा रहे होते हैं, इस समय मई जून के महीने में गांव में आप निकल जाइए, देखिए धूल उड़ रही होती है। तो ये जो धूल होता है, इनका आकार एरोसोल से अधिक होता है, यानी 10 माइक्रोन से अधिक होता है। जब संघनन धूल कणों या धुएं के कणों के चारों ओर संपन्न होता है तथा जल की बूंदें वायु में लटकती रहती हैं, तो इसे कोहरा कहते हैं। यानी यही धूल के कण जाड़ों में आप देखेंगे, इनके चारों तरफ जल के कण संघनित हो जाते हैं, तो इन्हें आप कहते हैं कोहरा है। क्योंकि जाड़ों में तो आपने देखा होगा कि अगर कोहरा गिर रहा हो, आप जा रहे हो, तो आपके आँख पे, आपके हाथों पर जो पानी की बूंदों के जैसे जमने लगते हैं, रोए पर देखिए जमने लगते हैं, वो क्या है? वो कोहरा है। लेकिन उसके केंद्र में क्या है? तो केंद्र में धूलिकण होते हैं। जब ये कोहरा कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक के संपर्क में आता है, तब यह जहरीला हो जाता है और तब इसे कहा जाता है स्मोग, धूम कोहरा या काला कोहरा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि फॉग किसे कहते हैं, स्मॉग किसे कहते हैं, एरोसोल किसे कहते हैं, या पार्टिकुलेट मैटर किसे कहते हैं, धूलि किसे कहते हैं। अब अगर इससे संबंधित प्रश्न कैसा भी कॉन्सेप्ट बनाकर पूछेगा तो आप जरूर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्लाई ऐश की। यह मुख्य रूप से पत्थर कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर होता है, फ्लाई ऐश। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है? तो फ्लाई ऐश कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से निकलता है। ध्यान रखना, फ्लाई ऐश किससे निकलेगा? तो अब आपको पता हो गया कि कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से निकलता है। अब अगर इसके संपर्क में कोई व्यक्ति है या इसके आसपास रहने वाले व्यक्ति या इसमें काम करने वाले मजदूर, इसीलिए आप देखेंगे कि वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसका नाम है न्यूमोनोकोसिस। न्यूमोनोकोसिस, अभी आपको आगे लिखा देंगे, परेशान ना हो।
तो फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। इसका निर्माण एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से होता है। अब यहाँ भी प्रश्न बनने की इस तरीके संभावना है कि फ्लाई ऐश में क्या क्या मिलता है या क्या क्या पाया जाता है, या फ्लाई ऐश के निर्माण में कौन कौन सहायक है। तो फ्लाई ऐश के निर्माण में एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड है। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म मात्रा में सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के भी कण पाए जाते हैं। अब इन वायु प्रदूषकों से क्या प्रभाव पड़ता है? आइए बात प्रभाव की कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। अब इसमें जितने भी पॉल्यूटेंट हैं उन पॉल्यूटेंट की बात करेंगे और उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक वायुमंडल का प्रथम महत्वपूर्ण प्रदूषक कहलाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर द्वितीय पूछेगा तो सल्फर के ऑक्साइड। अभी आगे सल्फर के ऑक्साइड आपको करा रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रथम इसलिए कहलाता है कि सभी वायु प्रदूषकों में ये 50% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दमाघोटू गैस भी कहा जाता है। छोटे छोटे एग्जामों में कभी कभी पूछा भी गया है कि दमाघोटू गैस किससे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसीलिए इसी पर आधारित एक चीज़ आपको और बता दें, कहते हैं कि बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए। उसका कारण यह है कि कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है और इसी कारण उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है और इसका नाम पड़ गया दमाघोटू गैस। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है। यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो हीमोग्लोबिन नहीं कर पाएगा, उसे ब्रेक कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 से 300 गुना अधिक होती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से 250 से 300 गुना अधिक क्षमता होती है इसके अंदर। इसीलिए इसकी अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा भी मनुष्य में सांस की समस्या पैदा कर देती है और मृत्यु का कारण बन जाती है। आप देखेंगे कि धुएं के सिगरेट के धुएं हैं, सिगरेट के धुएं, लकड़ी के ईंधन, इसमें भी कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अब दूसरे पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो वो होगा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आइए बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। नाइट्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग की तीव्र गंध वाली होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, यह सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और यह वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, HNO3। यानी चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो और चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, यह वायुमंडल से क्रिया करके
नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो वर्षा के साथ धरातल पर आते हैं और कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन में दो होते हैं, ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एसिड रेन के बारे में भी, तो भी ध्यान रखना। एसिड रेन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लिख लीजिए। अम्ल वर्षा के प्रमुख तत्व नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनता है सल्फर के ऑक्साइड से, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आपका बनता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इतना ही नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ओजोन भी बनाते हैं, पैराऑक्सिल एसिटल नाइट्रेट यानी पैन, जो मैंने अभी आपको बताया था, पैन भी बनाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से फोटोकेमिकल स्मोग भी कहा जाता है। अब आप ही लोगों में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो फोटोकेमिकल स्मोक का नाम सुने होंगे, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक क्या है शायद उसके बारे में न जानते हों। यहाँ मैंने आपको बताया कि फोटोकेमिकल स्मोक किसे कहते हैं, यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में आपस में क्रिया करके, पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ओजोन भी बनाते हैं, पैन भी बनाते हैं, और इन्हीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैन को सामूहिक रूप से फोटोकेमिकल स्मोग कहा जाता है। ये पौधे और प्राणियों दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। आपको पता होगा कि समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन, समताप मंडल में मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, मंडल सारे पढ़ा दिए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सारे मंडल मैंने आपको पढ़ा दिया है। समताप मंडल के निचली परत में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके मापने की इकाई डॉप्सन होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पूरा विस्तृत वहाँ पर करा दिया है। तो आपको पता ही है कि समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन गैस है, जहाँ पर पृथ्वी की परावैंगनी किरणों के प्रकोप से रक्षा करती है, वहीं क्षोभ मंडल में धरातल के पास प्रकाश रासायनिक स्मोग यानी फोटोकेमिकल स्मोग के घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में पाई जाने वाली ओजोन गैस प्रदूषक का कार्य करती है। यहाँ पर नीचे की ओर जो ओजोन लेयर पाई जाएगी वो क्या काम करेगी? पॉल्यूटेंट के रूप में काम करेगी, जो कहाँ पर पाई जाएगी? क्षोभ मंडल में। ध्यान रखना, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन गैस फोटोकेमिकल स्मोक के रूप में काम करेगी, जबकि ऊपर ओजोन लेयर समताप मंडल में अगर यही पाई जाएगी तो यह सूर्य की किरणों से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करेगी। विश्व स्तर पर नाइट्रोजन गैस के उत्सर्जन में भारत 11% के योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नाइट्रोजन के उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर है। आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं ब्राज़ील की बात करें, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तीसरे स्थान पर और ब्राज़ील चौथे स्थान पर है। आइए बात करते हैं अब सल्फर के ऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के कुल भार का 20% भाग SO2 होता है। अभी आपने देखा कि इससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात हम लोगों ने की, जो कि समस्त पॉल्यूटेंट का कितना होता है? 50%, और वो प्रथम स्थान पर है। लेकिन दूसरे स्थान पर कौन सा होगा? तो सल्फर के ऑक्साइड, जिसका योगदान है 20%। SO2 मानव जनित स्रोतों से भी उत्पन्न होता है, जैसे कोयला द्वारा संचालित ताप शक्तिगृह, खनिज तेल शोधनशाला होती है,
और स्वचालित वाहन होते हैं। इन सब से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। ये तीनों स्रोत सम्मिलित रूप से मानव जनित स्रोत से होने वाले वायु के जो प्रदूषण है, जो सल्फर के ऑक्साइड हैं, वो 50% का योगदान देते हैं। और SO2 वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है, जो वर्षा के साथ धरातल पर आती है। इसी के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड आती है। सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़े के रोग, सिर दर्द, चक्कर आदि आता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। लिख लें आप, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें अलग से बताई जाएं उन्हें भी आप नोट करते चलें। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। CRACKING, क्रैकिंग, चाहे हिंदी में लिख लीजिए, क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अब क्रैकिंग गैस क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, आइए थोड़ा सा बात करेंगे, मुश्किल से 20 सेकंड। क्रैकिंग गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगातार पत्थर पर अगर प्रवाहित की जाए तो पत्थर को भी क्षत विक्षत कर देती है। जैसे आपको पता ही है, बहुत पहले चर्चा में था कि मथुरा का नाम आपने सुना ही है, यूपी में मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल की नमी अवशोषित कर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और यह सल्फ्यूरिक एसिड बरसात के साथ वहाँ पास में स्थित आगरा के ताजमहल पर पड़ता है, तो जिससे आगरा के ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला हो गया है। तो ये भी कहा जाता है कि इससे आप देख रहे हैं कि अगर लगातार पत्थर पर डाला जाए तो पत्थर भी क्रैक हो जाता है, पत्थर भी क्षत विक्षत हो जाता है, इसीलिए इसे क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी विषाक्त धूम कोहरे का निर्माण होता है, जिससे मानव में कई प्रकार के रोग भी होते हैं। और साथ ही साथ मिट्टियों में भी मिल जाने से ये कई प्रकार के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अब बात कर लेते हैं CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। किसके? तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के। CFC स्प्रे कैंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक और प्रसाधन सामग्री आदि से निकलते हैं। CFC के उत्सर्जन और उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समतापमंडलीय ओजोन गैस परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी ओजोन परत को क्षय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण गैस या सबसे प्रमुख कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना। बाकी ओजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर ओजोन की परत से अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो उससे चर्म कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है, लोगों में मोतियाबिंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, पहले ही बात कर लिया हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में। अब आगे इसी पर और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड का जब वायुमंडल में सांद्रण बढ़ जाता है, CO2 का जब वायुमंडल में सांद्रण बढ़ जाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
जब वायुमंडल में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है तो आप देखेंगे कि बढ़ती दर से जीवाश्म के दहन के कारण CO2 का अधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन होता है। तीव्र गति से वन विनाश के कारण भी CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। क्या है हरित गृह प्रभाव? हम लोग आगे जरूर बात करेंगे अगले वीडियो में। जिस कारण निचले वायुमंडल और धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। सिर्फ इतना आप जान सकते हैं, इतना यहाँ पर सीख लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में तापमान में वृद्धि होती है। अब वो चाहे वायुमंडल का निचला परत हो, चाहे धरातलीय सतह कहा जाए, जिससे वर्षा और मृदा नमी में कमी आती है। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि होती है। हिमटोपियां और महाद्वीपीय हिमनद पिघलते हैं। किससे? तो हरित गृह प्रभाव से। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसा बन सकता है कि वैश्विक तापन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, या वैश्विक तापन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक योगदान होता है। उसके अलावा मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन गैस भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करता है। भले ही बहुत ही कम मात्रा में, यानी लगभग 20% का योगदान मीथेन का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। ये किससे निकलता है? मैंने आपको बताया, धान के खेतों से, जुगाली करने वाले जानवरों से, दलदली भूमि से, और इसके अलावा दीमक की विंड से भी मीथेन गैस निकलता है। समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण अधिक होने से जलवाष्प में भी वृद्धि होती है। समताप मंडल में अगर आप देखें, यानी ट्रोपोस्फीयर में अगर आप देखें, मीथेन की संख्या बढ़ती है तो उससे क्या होगा? तो उससे वहाँ पर जलवाष्प में वृद्धि होगी, जो कि हरित गृह प्रभाव को और आगे बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं लेड की, बात कर लेते हैं सीसा की, बात कर लेते हैं। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्सर्जित सीसा धूल के रूप में वायुमंडल में परिव्याप्त हो जाता है, और यह सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है। और ये लेड ऑक्साइड सांस के जरिए जब शरीर में पहुंचता है तो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, किडनी संबंधित बीमारियां, लीवर संबंधित बीमारियां होती हैं। किसके द्वारा? लेड ऑक्साइड के द्वारा। यानी मस्तिष्क हानि कह सकते हैं, पेशियों में लकवा यानी पैरालिसिस कह सकते हैं, चक्कर आना, ये सारी चीज़ लेड ऑक्साइड के द्वारा होता है। अब बेंजीन की अगर बात करें तो सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ मात्रा बेंजीन की भी मिलाई जाती है, कुछ मात्रा टॉलुइन की मिलाई जाती है, जाइलिन की मिलाई जाती है, और इन यौगिकों के दहन से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। जब ये हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं तो ये कार्बन बेंजीन के होते हैं, जो अत्यधिक कैंसर कारक होते हैं, यानी ब्लड कैंसर। बेंजीन से कौन सा रोग हो सकता है लोगों को? तो ब्लड कैंसर हो सकता है। कैडमियम की अगर बात करें तो कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, और यह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा बढ़ेगा? तो कैडमियम के द्वारा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। बहुत ही कम समय लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है, आपका लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो चुका। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हैं कुछ इस तरीके से, जैसे समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों से अवगत कराया जाए। साथ ही साथ वर्तमान वायु प्रदूषण के स्तरों की जांच के लिए व्यापक सर्वेक्षण तथा अध्ययन किया जाना चाहिए, और प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और ऊर्जा के लिए वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग कौन कौन सा, यानी प्रश्न आ सकता है ऊर्जा के वैकल्पिक साधन कौन से हैं। तो ऊर्जा के वैकल्पिक साधन आपके पास हैं जैव द्रव्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो ये 5 आपके ऊर्जा के वैकल्पिक साधन हैं। इनसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा के वैकल्पिक साधन है। तो वैकल्पिक साधन में आपने देखा जैव द्रव्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अब इसी के साथ स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल की जगह सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी, कभी कभी सीएनजी का ही पूरा नाम पूछ लेता है और लोगों को नहीं पता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रिक सल्फर युक्त डीजल का प्रयोग करना चाहिए या हरित डीजल का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन डीजल का उसमें प्रयोग करना चाहिए। सीएफसी के जो स्रोत हैं, सीएफसी के स्रोत में भी कमी किया जाना चाहिए। वहीं पार्थेनियम घास यानी कांग्रेस घास का भी विनाश किया जाना चाहिए। फैक्ट्रियों में वेब फिल्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल 1981 का प्राविधान किया था, जिसमें 1988 में संशोधन कर ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगली क्लास में आपको लिखा देंगे और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें भी आपको बीच में लिखा देंगे क्योंकि आज के लेक्चर का समय भी काफ़ी हो गया, 51 मिनट का हो चुका आपका। तो जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो नोट्स ज़रूर बना लिया करें, बाकी ये पीडीएफ अभी पहुंच जाएगा। आरूप कुमार, आप भी ज़रूर बताइएगा, रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होगी और उसमें ज़रूर रहें आप लोग। साथ ही साथ जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं उनको अभी लोक विकास और पर्यावरण लेक्चर 7 यानी भाग 7 भी अभी मिलेगा और रात में जो प्रश्नोत्तरी होगी वो 3 प्रदूषण से मिलाकर हम लोग बात करेंगे। रात में प्रश्नोत्तरी 3 प्रदूषण का होगा। एक तो आपका वायु प्रदूषण होगा, दूसरा आपका जल प्रदूषण होगा, तीसरा आपका मृदा प्रदूषण होगा। 3 प्रदूषण से संबंधित रात में प्रश्नोत्तरी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग रात में फिर मिलते हैं। अभी तो ऑनलाइन मेंबर्स के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।